कैसे हैं आप सभी। श्रम विभाजन और जाति प्रथा ये आपका पहला चैप्टर है और इसको मैं लाइन बाय लाइन पढ़ने वाला हूँ ताकि आपको अलग से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव रटने की ज़रूरत नहीं होगी और जो भी कठिन चीज़ होगा उसको अच्छे से समझा दूंगा। और लेखक परिचय को मैं शामिल नहीं करने वाला हूँ क्योंकि ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसको मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। इसको ट्रिक के माध्यम से मैं याद करवाऊँगा कि इनका कौन कौन सा बुक था, इनका कहाँ जन्म हुआ, ये सब ट्रिक वीडियो आएगा इसके ऊपर क्योंकि इसमें रटने वाला चीज़ होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, चालू करते हैं इस निबंध को जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसे लिखा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। चलिए अब अपना बुक खोल सकते हैं, वहाँ मिलाते रह सकते हैं लाइन बाय लाइन, वहाँ सही रहेगा आपको देखने में। यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। तो विडंबना यानी आश्चर्य की बात है, हैरत की बात है कि इस युग में यानी अब मॉडर्न ज़माना में भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। पोषक यानी जो जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, पोषण करते हैं, उसका जातिवाद को पोषते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके पोषक कई आधार पर इसका समर्थन करते हैं। अब यानी जो जातिवाद करते हैं या जातिवाद को बढ़ाना चाहते हैं वो कई आधार पर इसका समर्थन करते हैं यानी इसको बढ़ावा देते हैं। समर्थन का एक आधार यह भी कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। अब देखिए समझिए इस चीज़ को क्या है कि बोला गया है कि आधुनिक सभ्य समाज में क्या है, कार्य कुशलता के लिए, मतलब वर्क एफिशिएंसी के लिए यानी कार्य एकदम कुशलतापूर्वक हो, इसके लिए श्रम विभाजन आवश्यक है। यानी काम बटा हुआ होना चाहिए कि ये काम ये करेगा, ये काम ये करेगा। मान लीजिए शिक्षक है, वही पढ़ाएगा, वही इलाज करेगा, वही किराना दुकान बेचेगा, मतलब सामान बेचेगा, तो वो कार्य कुशलता नहीं ना होगा। कोई टीचर है तो वो पढ़ाने में उसको कुशलता है, कोई कारीगर है तो उसको उस तरह के काम में कुशलता प्राप्त है। तो इसलिए यहाँ पे जातिवाद के पोषक बोलते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है, यानी श्रम का तो विभाजन होना चाहिए। और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही एक रूप है, इसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि जाति प्रथा में क्या होता है, मान लीजिए कोई चमार है तो वो चमड़े का काम करेगा, कोई मलाह है तो वो मछली पकड़ेगा, क्योंकि उसका पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते आ रहा है, तो इसमें उसका क्या है, कार्य कुशलता है। तो ये तर्क देते हैं जातिवाद के पोषक। ये तर्क मेरा नहीं है, ये जातिवाद के पोषक का तर्क है कि एक ही तरह का कार्य पूरा उसका जाति करेगा तो उसमें उसको कुशलता मिलेगा क्योंकि बचपन से ही उसके अंदर जेनेटिक गुण भी है और वो बचपन से ही उस चीज़ में लगा हुआ है। तो ये चीज़, अब चलिए आगे इस पर भीमराव अंबेडकर का क्या ख्याल है और क्यों इस चीज़ को गलत कहते हैं वो समझते हैं। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले लिए हुए हैं। यानी श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन भी हो रहा है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, मतलब काम बटा हुआ होना चाहिए, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता। भारत की जाति प्रथा की एक विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंचे नीचे भी करार कर देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। तो यहाँ कहा गया है कि अब मान लीजिए काम बांट दिए आप, तो किसी काम को छोटा क्यों कहा जा रहा है, और न सिर्फ उस काम को छोटा कहा जा रहा है बल्कि उस काम को करने वाले को भी छोटा बताया जा रहा है। तो ये क्या अस्वाभाविक विभाजन है, ये गलत है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और क्या तर्क देते हैं यहाँ पे। चलिए देखिए, जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए सबसे अच्छा बात बताया गया है, क्योंकि यह मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं है। अब मान लीजिए कोई मल्लाह का लड़का है, उसको मछली मारने में इंटरेस्ट नहीं है, तो वो फिर भी ज़बरदस्ती उसको वही करवाया जाएगा, तो ये क्या है, उसके इंटरेस्ट के खिलाफ है। मान लीजिए वो पढ़ना लिखना चाहता है, कुछ आगे बढ़ना चाहता है अपनी ज़िंदगी में, तो वो करे, तो ये रुचि के खिलाफ है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वे अपने पेशे या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। एकदम सही बात है। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इसमें मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता या सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भ धारण के समय से ही मनुष्य के पेशा का निर्धारण कर दिया जाता है। तो ये पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा होता था, अब तो खैर जाति प्रथा ना के बराबर होती है। तो ये अम्बेडकर के ज़माने अम्बेडकर अपने ज़माने में बहुत ज़्यादा जाति प्रथा को झेले हुए थे और उस समय समाज में इस तरह की बुराई थी, तो ये काफ़ी पहले लिखी गई निबंध है। लेकिन आज भी कई जगह पे जाति प्रथा देखने को मिलता है, इसलिए इसको पढ़ना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है और एग्ज़ाम के लिए तो ज़रूरी है ही। चलिए यहाँ देखिए, काफ़ी छोटा सा है ये। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ऐसे पेशे में बांध देती है, भले ही वह पेशा उपयुक्त या
अपर्याप्त होने के कारण वह भूखा मर जाए। अब यहाँ पे देखिए, कोई काम है, मान लीजिए कोई चमड़े का काम है, यानी जो चमार कर रहा है। अब मान लीजिए उस जाति में कोई बच्चा जन्म लिया तो उसको वही काम करना होगा जैसे कि पहले होता था। तो मान लीजिए अब उसका डिमांड खत्म हो गया, अब उस काम को कोई करवा ही नहीं रहा है, तो वो भूखे मर जाएगा, क्योंकि जिस काम का डिमांड ही नहीं है उस काम को कौन करेगा। तो ये काफ़ी दिक्कत है और बांध दिया गया है उसको इसी में। तो ये बात यहाँ पे बता रहे हैं अम्बेडकर जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है क्योंकि उद्योग धंधे की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी आकस्मिक परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। बिल्कुल, पहले के टाइम में मान लीजिए कोई आदमी था जो रेडियो ठीक कर रहा था, तो अब रेडियो बिकता ही नहीं था। अब रेडियो ठीक करने वाले को अपना एक अलग कार्य ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अब उसका डिमांड ही नहीं है। ऐसा बहुत सारा काम है जो समय के साथ लुप्त हो जाता है, क्योंकि उसका डिमांड खत्म हो जाता है। तो यही बात यहाँ पे कहा गया है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखे मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। एकदम सही बात है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसे पेशे चुनने की अनुमति नहीं देती जो उसका पैतृक पेशा ना हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो। मतलब मैं ऑलरेडी एग्जांपल दे दिया हूँ कि कोई आदमी है किसी दूसरे जाति का है और दूसरे काम में पारंगत है, तो उसको वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। इस प्रकार पेशे परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और अप्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोष से युक्त है, यानी इसके अंदर गंभीर दोष है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान या महत्व नहीं रहता। सही बात है, क्योंकि बांध दिया गया है उसको एक ही काम में। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योग गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी कि बहुत से लोग निर्धनता कार्य को अरुचि के साथ विवशावश करते हैं। यानी कोई गरीब है, जिस काम से वो गरीबी उसको और बढ़ रहा है, जिस काम का कोई डिमांड नहीं है उस काम को ज़बरदस्ती करके और ज़्यादा गरीबी को बढ़ा रहा है, जिसमें उसको इंटरेस्ट नहीं है वही कर रहा है वो। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करता है। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वाले के लिए दिल लगाना हो न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त कर सकता है। अब ऐसा काम है जिसमें उसको मन ही नहीं लग रहा है, ज़बरदस्ती किया जा रहा है, टालू काम कर रहा है, तो उसको ना तो कुशलता मिलेगी, नहीं तो उसका मन लगेगा, नहीं उसका दिमाग विकसित होगा। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो गया कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है। यानी पैसे कमाने से रिलेटेड भी जाति प्रथा हानिकारक है। उसमें पैसा कमाने में भी दिक्कत है, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है करने वाले को, ना ही उसमें कुशलता उसको मिलेगा। तो इस तरह से दोनों तर्क देते हैं यहाँ पे भीमराव अम्बेडकर जी। चलिए यहाँ पे और आगे बढ़ते हैं। क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबा कर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय बना देती है। अब मैं रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। तो रचनात्मक पहलू क्या है वो देखिए। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो मेरे दृष्टि में आदर्श समाज क्या है, तो समाज कैसा होना चाहिए। मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। इसलिए ये जो संविधान बनाते थे इन चीज़ों पे काफ़ी बल देते हैं। स्वतंत्रता, समता यानी समानता, भ्रातृत्व यानी भाईचारा तो लोगों का व्यक्तिगत चीज़ है, तो उसको तो कोई कानूनी रूप से बांध नहीं सकते। लेकिन स्वतंत्रता और समता के बारे में ये संविधान में काफ़ी चीज़ किए हुए हैं, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार, ये सब मौलिक अधिकार में दे दिए हैं। तो यहाँ पे जैसा समाज ये सोचते थे वैसा समाज बना दिए। क्या यह ठीक नहीं? भ्रातृत्व अथवा भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? यानी सब लोग मिलजुल के भाईचारा से रहते, इसमें क्या दिक्कत है, चाहे कोई भी जाति का हो। किसी भी आर्थिक समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिसमें कोई भी वंचित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके, यानी कोई भी परिवर्तन हो तो उसका फ़ायदा सबको मिले। ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए और सबको उसकी रक्षा के प्रति सजग होना चाहिए। यानी समावेशी विकास का यहाँ पे बात किया जा रहा है। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के
सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है। यानी भाईचारा इस तरह होना चाहिए, चाहे वो दो लोग दूसरी जाति का भी है तो भाईचारा इस तरह से होना चाहिए जैसे दूध और पानी का मिश्रण है। यानी पता ही नहीं चले कि कौन ऊंचा है कौन नीचा, यानी सब एक हो जाए, ऐसा यहाँ पे कह रहे हैं। और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है, और लोकतंत्र यही है जहाँ लोग भाईचारे से रहें। लोकतंत्र का मतलब होता है कि यह एक शासन व्यवस्था है जिसमें जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा चलाया गया शासन है। मतलब आप ऐसे समझिए कि पहले राजतंत्र था यानी राजा शासन करता था, अभी लोकतंत्र है यानी जनता का शासन होता है, यानी जनता ही चुन के सरकार बनाती है और वही सरकार जनहित के लिए कार्य करती है, तो इसलिए इसको लोकतंत्र कहा गया है, यानी लोगों का तंत्र। तो यही हमारे देश में अभी लोकतंत्र ही है, इसी को इंग्लिश में डेमोक्रेसी बोलते हैं, के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। अब ये थोड़ा सा अच्छा लाइन है तो इसको आप 2-3 बार पढ़ लीजिए, क्योंकि यह आवश्यक है कि मतलब इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। साथियों यानी हम जिसके साथ समाज में रह रहे हैं ऐसे लोग के प्रति। तो हो गया ये ख़त्म, और काफ़ी छोटा सा निबंध है, इसमें कुल मिला के बात क्या है बात समझिए। अब वीडियो देख लिए इतना सारा तो 2 मिनट और सुन लीजिए। ये निबंध बहुत ही ज़्यादा छोटा है, इसके बाद आप क्वेश्चन आंसर कीजिएगा, और आप इस निबंध को जब सुने होंगे अभी मेरे थ्रू तो आप जान गए होंगे कि इसमें रटने वाला ज़्यादा कुछ है नहीं, कुछ नहीं है रटने वाला। इसमें जो भी बात है सही बात है और लॉजिकल बात है जिसको हम लोग को समझना होगा और अपने अंदर उतारना होगा, तो ये इस तरह का चीज़ है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर के अंदर से इतना कठिन आ जाए ऐसा नामुमकिन है, क्योंकि आप क्वेश्चन आंसर भी याद कीजिएगा तो कुछ बचेगा नहीं। इसके अलावा लेखक परिचय से आएगा, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है इसके बारे में बहुत सारे ये किताब लिखे हुए हैं, कहाँ जन्म लिए हैं, कब जन्म लिए हैं, इसके माता पिता का नाम क्या था, बैकग्राउंड, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है यहाँ से। तो इसके लिए ट्रिक वीडियो आ जाएगा, तो कोई टेंशन नहीं लेना है आपको। तो किसी भी बुक के सामने कास्ट या फिर जाति से रिलेटेड हो तो वो समझ आए कि भीमराव अम्बेडकर ही लिखे हैं, क्योंकि ये जातिवाद के कट्टर विरोधी थे, और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब जब ये जन्म लिए थे तो हिंदू धर्म में जन्म लिए थे, और इनको बचपन में काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये महार जाति से आते थे और इनको बहुत ज़्यादा जातिगत बुराइयाँ जो होती हैं इनके साथ भेदभाव वो इनका सामना करना पड़ा इन्हें। आप पिछली कक्षा में इनके बारे में पढ़ चुके होंगे। ये बाद में बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं, ये हिंदू धर्म को छोड़ देते हैं। चलिए इसी के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं, जिसमें मैं लेखक परिचय को याद करवाऊंगा ट्रिक के साथ। आप सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, तभी आपको मेरा वीडियो निरंतर मिलेगा, और ये सब ऑप्शन है तो इसका यूज़ कीजिए।